नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। 3 राज्यों में यहां पर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही उपचुनाव 2023 6 राज्यों की 7 सीटों का भी चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। और ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों के चुनावी जो गणित होंगे वो काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। लोकसभा की एक सीट की बात की जाए तो लक्षद्वीप पर भी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। 27 फरवरी को यहाँ चुनाव होने थे। एनसीपी सांसद यहाँ पर मोहम्मद फैजल को यहाँ पर आयोग ठहराया गया था, लेकिन अब यहाँ पर इस सीट पर फिलहाल यहाँ पर चुनाव को टाल दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर यहाँ उपचुनाव होना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र की 2 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, झारखंड भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराष्ट्र में कहीं न कहीं खलबली देखने को मिल सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बवाल देखने को मिलता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इन राज्यों को लेकर काफी यहाँ पर आपसी तनाव भी देखने को मिल सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव तो फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर भी काफी खलबली देखने को मिल सकती थी। तो उपचुनाव के लिए सबसे पहले बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की लुम्मा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और यहाँ बीजेपी विधायक के निधन के चलते सीट खाली हुई है। यहाँ पर जामबेद तासी के निधन से यहाँ पर ये सीट खाली हुई है और इनको अगर बात की जाए 2019 विधानसभा चुनाव में 4,567 वोट मिले थे, जबकि एनपीपी पार्टी को यहाँ पर 3,279 वोट यहाँ पर मिले थे। इस तरह से माना यह जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की लुम्मा विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है। 48 वर्षीय यहाँ पर 3 बार से विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर वो पहले कांग्रेस में थे। 1999, 2004, 2009 और 2014 में यहाँ पर वो जीतते आ रहे हैं, लेकिन पहले ये कांग्रेस में थे, बाद में 2019 में बीजेपी में आए। और ये माना जा रहा है कि अगर इस चुनाव पर उपचुनाव जो रह सकता है, उस पर प्रेडिक्शन के हिसाब से यहाँ बीजेपी का पलड़ा 45% आगे दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस भी यहाँ पर इस लड़ाई में शामिल हो सकती है करीब 40% और एनपी पार्टी को 5% चांस, यानी सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की लड़ाई हो सकती है। लेकिन यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा हो सकता है और अन्य को भी यहाँ पर जो है 5 से 10% चांस दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झारखंड की रामगढ़ सीट पर भी उपचुनाव है और झारखंड की सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ आने वाले वक्त में किस कार की खलबली देखने को मिलेगी, क्योंकि ये माना था कि कहीं न कहीं यहाँ पर खेला होने वाला था। लेकिन फिलहाल उपचुनाव की जंग अब बहुत तेज हो चुकी है और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस विधायक की यहाँ पर सदस्यता रद्द होने के चलते यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो झारखंड की सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। रांची से सटे रामगढ़ 2019 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस विधायक ममता देवी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब उनकी जो आयोग्यता है वो निरस्त कर दी गई है। अब ऐसे में यहाँ पर चुनाव होना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें जेएमएम कांग्रेस गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। इस तरह से अगर बात की जाए तो 60% चांस जेएमएम कांग्रेस के ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी एजेएसयू के साथ चुनावी मैदान में हो सकती है। यहाँ बीजेपी यहाँ पर समर्थन दे सकती है तो एजेएस के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस और एजेएसयू में ही सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को झारखंड में मिल सकती है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी क्या अपने दम पर लड़ती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर बीजेपी और यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 27 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी और महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव भी होना है और 2 सीटों का चुनावी गणित काफी चौंका सकता है, काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए तो चिंचवड विधानसभा सीट पर लक्ष्मण जगताप को यहाँ पर जो विधायक के उनके निधन के चलते ये सीट खाली हुई है, जबकि कस्बा पैट सीट पर यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी ही विधायक के चलते दोनों सीटों पर खाली हुई है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या कुछ हलचल हो सकती है। महाराष्ट्र के लिए दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और महाराष्ट्र की सियासी अगर आंकड़ों पर बात की जाए तो यहाँ पर चिंचवड शहर काफी महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर लक्ष्मण जगपात यहाँ पर विधायक थे, उनके निधन के चलते सीट खाली हुई है। और ऐसे में क्या बीजेपी को यहाँ पर समर्थन मिलेगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र के लिए इन 2 सीटों के चुनावी नतीजे भी काफी चौंका सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ के 2019 के आंकड़ों पर तो यहाँ पर जो बीजेपी विधायक थे लक्ष्मण यहाँ पर जगपात को करीब 1,50,723 वोट मिले, जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में थे, क्योंकि शिवसेना बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर राहुल कटारे को
1,12,225 वोट मिले, लेकिन इस बार बीजेपी का मुकाबला अब उनके ही खिलाफ यानी शिवसेना और या अगर बात की जाए तो एनसीपी कांग्रेस जो गठबंधन है उसके बीच देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए यहाँ के कुछ और आंकड़ों पर तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर काफी समय से भारी रहा है। 1995 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी का सीट पर कब्जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस किसके यहाँ पर चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की चिंचवाड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट पर भी उपचुनाव होना है। 27 फरवरी को यहाँ पर भी वोटिंग होनी है और इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2019 और 2009 पर जीत हासिल की है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीतती आ रही है। यानी अगर बात की जाए तो इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। चिंचवाड़ सीट और यहाँ पर कस्बा पेट सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। झारसुगुड़ा विधानसभा सीट पर बीजू जनता दल ने यहाँ पर 2019 में जीत हासिल की थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2019 में जहां बीजू जनता दल ने करीब 98,620 वोट हासिल की थी तो बीजेपी ने यहाँ पर 52,921 वोटों पर जीत हासिल की थी। यानी काफी बड़ा अंतर था हर जीत के बीच। और ये माना जा रहा है कि अनुमान के हिसाब से यहाँ पर फिर बीजू जनता दल का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इससे पहले भी यहाँ पर नवा किशोर दास यहाँ के निधन के चलते सीट खाली हुई है। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजू जनता दल को ही यहाँ पर फिर से जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इससे पहले उपचुनाव में भी यहाँ पर बीजू जनता दल ने ही जीत हासिल की थी। इसके अलावा बात की जाए तो तमिलनाडु की सीट पर भी उपचुनाव होना है। 27 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। इरोडे ईस्ट की सीट के लिए अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और ये उपचुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो इस सीट के चुनावी आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर काफी कुछ आगे दिखाई देता है। देखिए 2011, 2016, 2021 के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर पहले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2021 में जो है विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के लिए भी 27 फरवरी को यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। अगर बात की जाए सागर गिद्दगी जो विधानसभा सीट है इस सीट पर जो है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2021 चुनाव के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए तो काफी कुछ अंतर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर बात की जाए टीएमसी के विधायक यहाँ पर सुब्रत साहब के निधन के चलते सीट खाली हुई है और ऐसे में यहाँ का क्या चुनावी गणित है और जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए 2011, 2016 और 2021 में लगातार 3 बार से टीएमसी का ही सीट पर कब्जा रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुब्रत साहब के निधन के चलते जो सीट खाली हुई है इनको 44,817 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 39,600 यहाँ पर 3 वोट मिले थे 2016 के अंदर। लेकिन काफी कुछ अंतर देखने को मिल रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं न कहीं यहाँ पर टीएमसी को कुछ यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहाँ पर 6 राज्यों की 7 सीटों के चुनावी आंकड़े और चुनावी जो गणित सामने आ रहा है वो आंकड़े आपको दिखाएं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के यहाँ पर चुनावी आंकड़े बनते हैं, चुनावी गणित बनता है, उसके आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है उपचुनाव की इन 6 राज्यों की 7 सीटों पर कौन जीतेगा, इस पर आप राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ विधानसभा चुनाव भी है। तो इन जो सीटों के नतीजे रहेंगे वो काफी चौंकाने वाले होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।